हेलो ऑल एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे आप जिसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, आपका जेईई मेंस का पेपर। आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा चला जाए, तो देखते हैं कि किस तरीके के पेपर्स आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो है हमारा 2020 का पेपर, शिफ्ट 1 का 8 तारीख का। ठीक है, तो एक बार पूरी एनर्जी के साथ गुड मॉर्निंग आईआईटियंस। चलिए स्टार्ट करें। देखो भाई, पहला क्वेश्चन जो आपके जेईई मेंस का था, जेईई मेंस पेपर 2020 8 जनवरी का है, शिफ्ट 1 का। अब इसमें आप देखें, ये पहला ही सवाल जिन लोगों की स्क्रीन पे आया होगा उन लोगों के साथ कितना बुरा हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन बोनस रहा था। ये क्वेश्चन क्या था? बोनस था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। अ पार्टिकल ऑफ मास m is fixed to one end of a light spring having force constant k, unstretched length कितना है L, the other end is fixed, the system is given angular speed omega about the fixed end of the spring such that it rotates in a circle in gravity free space, then the stretch in the spring will be। एक स्प्रिंग को आपने बांधा, ठीक है, जिसका ओरिजिनल लेंथ कितना था? L था सपोज, ठीक है, स्मॉल L ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। इसको आपने घुमाया ओमेगा से तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये देख लीजिए आप, इस तरीके से हो जाएगा ये आपका। ये कितना हो जाएगा बोलो? L प्लस एक्स। सबको पता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv²/r। बहुत आसान सवाल था, 2 मिनट में। ये देखो आप, F क्या होगा यहां से? K इंटू एक्स। खिंचाव कितना आया, जो एक्सटेंशन आया वो कितना आया? x। ये किसके बराबर होगा? mv²/r। m इंटू ac को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा स्क्वायर r। तो यहां से क्या लिख दिया मैंने? m ओमेगा स्क्वायर। अब जब r लिखेंगे तो ध्यान रखें, l नहीं लिखना है, l प्लस एक्स लिखना है, l प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से कितना आएगा देखो? kx माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l। सॉल्व करोगे तो क्या मिल गया आपको? x आपको मिल जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। कहां पर है ये आंसर? देखें, m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन k माइनस, ये आपका 2 उत्तर सही है। ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था, f इज इक्वल्स टू m ac। नहीं, अगर देखिए जो पहला क्वेश्चन था हमारे इसका, उसमें अगर आपको कोई आंसर मैच नहीं कर रहा तो आप हमेशा ये याद रखें, देखो वहां पर तो ये प्रॉपरली प्रॉब्लम था क्वेश्चन में, तो आप ऐसे सवालों को जल्दी से स्किप कर दें। अदरवाइज अगर वहां पर आप उलझ गए, कई लोगों ने उसको रिपीट पे किया होगा, जो कि बिल्कुल टाइम वेस्टिंग था, क्योंकि वो सवाल ही बोनस हो गया था। ठीक है, तो आपको एक बात आदत ध्यान रखनी है कि जब भी कोई क्वेश्चन आप करें तो अगर आपका आंसर फर्स्ट टाइम में मैच नहीं करे, क्योंकि आपने सारा सब सिस्टम सही तरीके से किया है, अगर मैच नहीं करता है तो उसे छोड़ दें, आगे बढ़े, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जिन लोगों के साथ में ऐसा हुआ था उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, हालांकि चले आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लैमिना, इस तरीके से आपका एक फ्लैग है, इस तरीके से। तो आपको इसका बताना है सेंटर ऑफ मास कहां होगा। बहुत आसान है भैया, देखो है ना, m1x1 प्लस m2x2 इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। चलिए देखो, सारे मास का, जो सारे लेमिना का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा था आपको? 4 kg। तो अगर मान लो मैं इंडिविजुअली अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो ये कितना होगा? देखो ये कितना है, इसका एरिया कितना आ रहा है? 1 इंटू 3, तो ये आपका आ रहा है 3। ये कितना आ रहा है? देखो ये कितना है आपका 1, और ये भी कितना है 1, तो इसका एरिया कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। तो अगर मान लो टोटल एरिया कितना होगा? 3 प्लस 1 4 आ गया, और 4 kg ही इसका मास है, तो पर यूनिट एरिया का जो मास हो जाएगा वो 1 kg हो जाएगा। इसका मतलब इस लेमिना में जो इसका मास है वो कितना है? 3 kg, और इसका मास है वो कितना है? 1 kg है। खत्म हो चुका है सवाल। अब ये प्रॉपर आपको लेमिना रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में आएगा। ठीक है, अब लगा लेते हैं अपन m1x1, तो ये आपका आ गया 0,0। तो सेंटर ऑफ मास की अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं आपसे तो ये कितना आएगा? देखो ये है इधर की तरफ हाफ, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 3/2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट कितना आ गए? 1/2, 3/2। इसके कोऑर्डिनेट लिखो आप, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? देखो ये कितना आएगा, कितना ऊपर है। पहले अगर इधर की तरफ मैं बात करूं तो मैं ये 1
1 प्लस इसका एक और हाफ, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, एक तो आएगा 3/2 कॉमा y में कितना ऊपर है ये देखो, y में ये कितनी लेंथ है, ये है 1, उसके ऊपर ये कितना आ जाएगा, हाफ और चला जाएगा, तो ये कितना है 3/2 कॉमा 3/2। अब आप लगाएंगे m1 x1, तो देखो इसका कितना है मास, 3 इंटू कितना आएगा बोलो, 3 इंटू 1/2 प्लस इसका मास कितना है 1 इंटू 3/2 अपॉन टोटल मास कितना आ गया, ये कितना आएगा ये बोलो, ये आ चुका है आपका 3/4 मतलब 0.75। एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है, देखो दो ही ऑप्शन है तो बाकी को तो भूल जाओ, इन दोनों में से एक सही है। अब आप लॉजिकली भी सोचेंगे ना तब भी आपका आंसर आप ए लगा दोगे। कैसे, देखो अगर मैं एक्स को ही सॉल्व करता हूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो 0.75 आ गया आपका एक्स, अब वाई देखो एक है आपका सेंटर ऑफ मास यहां पर, एक है यहां पर, ठीक है, तो यार देखो अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास वाई में देखूंगा तो कहीं ऊपर ही आएगा ना भाई, ऊपर की तरफ ही जाएगा, और ऊपर की तरफ ही जाएगा तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है बताओ मेरे को, ये आपका अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना है आपका 3 है, तो ये कितना आएगा 3/2 है कि नहीं, 3/2 मतलब 1.5, मतलब 1.5 से ऊपर ही आएगा आंसर, 1.5 से ऊपर ही आएगा आंसर, तो उत्तर एक ही है आपका 1। करने की जरूरत ही नहीं है भैया, आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपको ये नहीं चेक कर रहा कि आपको सवाल आता कि नहीं आता, आप ब्रिलियंट कितने हैं ये आपका चेकिंग हो रहा है वहां पे, ठीक। तो अगर m1 x1 लगाएंगे तब भी आ जाएगा, तो दो तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 4m एंड लेंथ l पिवोटेड अबाउट इट्स सेंटर, ओके, एक पार्टिकल है वेलोसिटी v से π/4 एंगल का बना के हुए आ रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड मास सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, इसके बाद वो स्टिक भी कर रहा है, डायग्राम बना लेंगे, इधर देखेंगे, ठीक है, जिस कंसेप्ट को आप फॉलो करने जा रहे हैं उस कंसेप्ट को प्रॉपरली लगाएं, जो आंसर आ जाए उससे टिक कर दें, अगर आंसर मैच नहीं करा तो घबराएं नहीं, देखो पहले ही सवाल में आपको ये फेस करना पड़ा था, पहले ही क्वेश्चन में, तो अगर आपका आंसर मैच करता है तो लगाएं, आगे बढ़ें, अदरवाइज उसको आप स्किप कर दें। चलिए देखो इधर, तो अभी हम किस तरीके से एक पार्टिकल आ रहा है v वेलोसिटी से, कैसे π/4 पे आ रहा है साहब, ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर आके चिपक गया, तो कंसेप्ट क्या कहता है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम देन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम L जो रहेगा सिस्टम का वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सुने, तो पहले जो इसका L होगा तो वो कितना होगा, ये लेंथ दे रखा है L, ये कितना हो जाएगा L/2, तो पहले जो ये अगर इस मास ये आपका 4m है कि नहीं, ये आपका m है, तो पहले एंगुलर मोमेंटम L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल, यही काम कर रहे हैं अपन, L इनिशियल लिखें mv, L क्या होता है देखो दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो I ओमेगा और एक L लिख सकते हैं R क्रॉस P, ठीक है, यानी R और P का परपेंडिकुलर अगर आपको पता है R और P एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो R इंटू P भी लिख सकते हैं, तो देखो ये आपका P क्या हो जाएगा mv, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये कितना आएगा, देखो ये L/2 है तो ये L/2 sin 45, तो जो आपका पहले mv इंटू ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा, देखो mv इंटू L/2 sin 45, sin 45 का वैल्यू लिख लेता हूं, चलो ठीक, तो ये आएगा 1/√2, ये आपका L इनिशियल था, इनिशियल L एंगुलर मोमेंटम, अब जाके इसके चिपक गया, तो चिपकेगा तो साथ में घूम गया मान लो ओमेगा से, तो ये ओमेगा ही तो हमें निकालना है, तो क्या करेंगे I ओमेगा, एक तो लिखूंगा मैं रॉड का और एक लिखूंगा इस पार्टिकल का, तो देखो क्या लिखूंगा I, रॉड का I सेंटर के अबाउट ml², इसका मास है 4m, तो 4ml²/12 प्लस पार्टिकल का कितना हो जाएगा, देखो यहां पर चिपक जाएगा, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो यहां से कितना आएगा ml/2 का स्क्वायर I इंटू ओमेगा, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखो उधर की तरफ क्या बचा, mm तो कट गए, तो ये बचा VL/2√2, ये लेफ्ट हैंड साइड में बचा, और यहां पर देखें आप ml²/3 प्लस यहां से बचेगा ml²/4, तो ये मिलके आपका क्या आएगा, ये 12 आ गया, तो 7 L² इंटू ओमेगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व कर लें, L ने L को मार दिया तो ओमेगा कितना आ गया भैया, ये देखो 2 ये 6, तो ये आएगा 6V/7L और एक √2,
तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो ये आंसर मैच करवाएंगे, तो ऊपर 6 नहीं दिख रहा, इसका मतलब थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आपने कर कैंसिल आउट किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा 3√2v डिवाइडेड बाय 7l। तो ये आपका आंसर आ गया 3। तो क्या था कंसेप्ट, एक लाइन का था, कंसेप्ट क्या था, एक लाइन का था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 इतना दे रखा है, r2 इतना दे रखा है, मास इज m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 शोन इन द फिगर। तो m1 अपॉन m2 का आपको वैल्यू बताना है। ग्राफ दे रखा है देखो भाई, तो इसने बोल रखा है कि भैया इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है इस पर 2, और इसने बोल रखा है 2 पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना है 3। तो m1 वाले की बात करें अगर, तो gm बाई आर स्क्वायर, तो gm1 बाय आर स्क्वायर, आर कितना है उसका 1 का स्क्वायर, ये कितना दे रखा है आपको 1 पे 2 दे रखा है। दूसरी बार आप क्या करेंगे, gm2 बाय आर कितना है उसका 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर से जो आपका ग्रेविटेशनल का जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, वो क्या होता है gm बाय आर स्क्वायर। तो gm बाय आर स्क्वायर अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसके बाद आप क्या करें, ये जो आपको वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 2 पर जो वैल्यू है वो कितना है 3 है। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो बहुत आसानी से मेरा m1 डिवाइडेड बाय m2 आ जाएगा। ये कितना आएगा बोलो, 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 1/6। वेरी इजी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, है कि नहीं। ग्राफ को एनालिसिस करना था, 1 पे क्या दे रखा था 2 पे उसका क्या दे रखा था 3। तो एक बार मैंने gm बाई आर स्क्वायर किसके बराबर कर दिया 2 के बराबर, एक बार gm2 बाई आर स्क्वायर किसके बराबर कर दिया 3 के बराबर, तो यहां से आएगा 1/6। 1/6 थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कर दिया होगा, इधर देखें आगे बढ़े। कंसिडर a solid sphere of radius r and a mass density a, the minimum density of liquid in which it will float। अच्छा फ्लूइड का क्वेश्चन आ गया भैया। अगर देखो फ्लोटिंग का कंसेप्ट क्या होता है पहले ये बता दे मेरे को। तो अगर ये पानी में कोई फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब उसका जो mg होगा वो किसके बराबर होगा, वो उसके बाइंसे के बराबर होगा। यही काम अपन कर लेते हैं। डेंसिटी दे रखा है, जो स्फीयर है उसका वेरी कर रहा है रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से आपका ये वेरी कर रहा है, करेक्ट। अगर मैं इसका मास निकालूं पूरे स्फीयर का, तो देखो मास क्या होता है, देखो ये आपका स्फीयर मान लेते हैं, इसका डेंसिटी वेरी कर रहा है, मान लेते हैं इस हिस्से का जो मास है, इसका एलिमेंट मान लिया मैंने ये हॉलो स्फीयर, एक आर पे जाके एक डी आर का एक हॉलो स्फीयर मान लिया। तो इसका अगर मैं मास लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यह आएगा मेरा डीएम। तो डेंसिटी कितना है देखो, रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्या लिखूंगा मैं, इस छोटे से डी आर थिकनेस के हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा देखो, मतलब इस जगह का ये वॉल्यूम लिखना है आपको, ये वाला। तो 4/3 पाई आर क्यूब मत कर देना, इसका वॉल्यूम लिखना है। तो ये क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, पता होना चाहिए। तो ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, जो इसका वॉल्यूम आता है ना। देखो इस पूरे गोले का अगर मैं बोलता है इस पूरे का, तो आता 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका क्या आ गया डीएम। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पूरा मास मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक। तो ये आपका देखो जो इधर की तरफ इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा, ये आएगा 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो रो इंटू वॉल्यूम, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेके r तक, तो टोटल मास आ जाएगा मेरा। तो ये यहां से कितना आ रहा है देखो, रो नॉट को तो मैंने बाहर ले लिया, 4 पाई को भी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से r, 0 से r। सॉल्व करें आगे, तो रो नॉट इंटू 4 पाई, ये कितना मिलेगा आपको r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस
ये आपको मिल जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय 5, इस तरीके से मिलेगा। सॉल्व करें तो क्या आएगा, रो नॉट इंटू 4 पाई, ये आपका मिल जाएगा आपको 5, तो नीचे आ गया 15, ठीक। तो 5 आर क्यूब माइनस 3 आर क्यूब 2 आर क्यूब, ये आपका आ गया उसका टोटल मास। अब आप कंसेप्ट समझें तो एफ बी जो होगा आपका, एफ बी ये इसके एम जी के बराबर होगा। तो एफ बी को क्या लिख रहा हूं मैं, एफ बी क्या होता है, बायएंसी फोर्स, रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम डूबा हुआ इमर्ज्ड इंटू जी, एम जी के बराबर हो जाए तो ये फ्लोट करेगा। तो एम जी तो हमने ये लिख लिया, देखो ये एम जी कितना आ गया आपका, रो नॉट इंटू 4 पाई इंटू 2 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 15 इंटू जी, ये आपका एम जी आ गया। और बायएंसी फोर्स क्या लिखूंगा मैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यही आपको निकालना है, इंटू वॉल्यूम डूबा हुआ, पूरा डूबा हुआ है तो ये आ गया 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, है ना, पूरे गोले का जो वॉल्यूम होगा ये, इंटू जी। देखो आप 4 पाई ने 4 पाई को उड़ाया, आर क्यूब ने आर क्यूब को उड़ाया, ये 3 ये 5 ये जी और ये जी, आंसर कितना आ गया, रो ऑफ लिक्विड आ जाएगा आपका 2 रो नॉट बाय 5। बात समझ में आई, बिल्कुल सही कंसेप्ट आपका हमेशा एक लाइन का, एफ बी इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। बायएंसी फोर्स जो है आपका वो एम जी के बराबर हो जाए, इस बार एम आपको इंटीग्रेट करके निकालना था, तो आंसर कितना हो जाएगा देखें, 2 रो नॉट बाय 5। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे होंगे आप एक एक लाइन के सवाल आते हैं बहुत अच्छी तरीके से। A leak proof cylinder of length 1 meter made of a metal which has a very low coefficient of expansion is floating vertically in water at 0 degree such that height above the water is कितना है 20। मतलब देखो 0 डिग्री की कहानी में बना लेता हूं, ये आपका सिलेंडर है, हाइट अबव द वाटर मतलब ये है आपका 20 और ये है आपका 80, क्योंकि पूरा 1 मीटर का है ना। ये है आपका 0 डिग्री की कहानी। उसके बाद दूसरी कहानी भी दे रखी है, देखो When the temperature of water increased 4 डिग्री, तो हाइट कितना आ गया above the water surface 21 चला गया भाई, थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये लो, बहुत ही आसान कंसेप्ट है शायद, ये आप देखो ये कितना आ गया आपका 21, तो ये कितना हो गया साहब 79। पूछा गया है द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ ये, तो फिर से अगर ये फ्लोट कर रहा है तो एफ बी बराबर क्या होना चाहिए, एम जी होना चाहिए, बायएंसी फोर्स से बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं बोलूंगा भैया इसका जो एफ बी है ये इसके एम जी के बराबर हो जाए, है कि नहीं, इसका जो एफ बी है ये क्या हो जाए, इसके एम जी के बराबर हो जाए। अच्छा सुनिए, एम जी में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एम जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहां से देखो इसका जो एफ बी होगा वो कितना होगा, इसका एफ बी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री, एफ बी क्या होता है, रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्ज्ड इंटू जी। तो वॉल्यूम इमर्ज्ड कितना है यहां पर, रो ऑफ लिक्विड 0 डिग्री पे मैंने मान लिया, इंटू वॉल्यूम इमर्ज्ड कितना है, इसका एरिया अगर मैं मान लो ए मानू, ए इंटू 80, ये आपका वॉल्यूम आ गया, डूबा हुआ वॉल्यूम ये, इंटू जी, ये किसके बराबर होगा, इसके एम जी के। दूसरी बार इसमें जो आपका आएगा ऊपर की तरफ, जो ये कितना आएगा, रो एट 4 डिग्री इंटू वॉल्यूम डूबा हुआ कितना है यहां पर, वॉल्यूम इमर्ज्ड, ये कितना आएगा ए इंटू 79, है कि नहीं, इंटू जी, ये किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। अब देखो आपको चाहिए रो एट 4 डिवाइडेड बाय रो एट 0, रिलेटिव कितना चाहिए, देखो रो एट 4 रिलेटिव टू दी 0, तो इसको मान लो आप इक्वेशन 1, इसको मान लो आप 2, और 1 डिवाइडेड बाय 2 करो आप, क्या मिला आपको, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा रो एट 4 अपॉन रो एट 0 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 80 बाय 79। सॉल्व कर लो इसको, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 1.0, तो ये करीबन 1.01 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा 2, है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर समझ में आया। एफ बी को एम जी के बराबर किया और इसमें कोई दूसरा कंसेप्ट ही नहीं लगना था, बहुत आसान था भाई। क्वेश्चन नंबर 7,
A thermodynamic cycle XYZX is shown in the VT diagram. PV डायग्राम जो होगा बेस्ट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इंडिविजुअली वन बाय वन सभी ग्राफ को चेक करेंगे और सोचेंगे. ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, ऑप्शन चेक करने बनाने की जरूरत नहीं है. देखो सबसे पहले आपका y से z सबको चेक करेंगे. y से z अगर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो एक तो टेम्परेचर कम हो रहा है और वो क्या है, आइसो वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर कम हो रहा है. तो y से z में देखो आप y से z में, अच्छा एक और मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, PV इज इक्वल्स टू NRT. तो आप क्या सोचेंगे भैया इससे आपको ये ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करना है, देखो y से z आप जा रहे हैं तो देखो ये भी आपका इधर ऐसे आ रही है, ये v के परपेंडिकुलर लाइन मतलब आइसोकोरिक है. यहां पर भी आइसोकोरिक बता रहा है y से z, यहां पर ये आइसोबारिक बता रहा है तो ये तो गलत हो गया. यहां पर भी आइसोबारिक बता रहा है, ये भी गलत हो गया. अब बात करें, देखो एक में क्या है, एक में प्रेशर बढ़ रहा है y से z में, एक में प्रेशर y से z में कम हो रहा है. तो आप ये बताएं, अगर आपका प्रोसेस था आइसोकोरिक और यहां पर देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है कम, y से z में जा रहा हूं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है कम, y से z जा रहा हूं तो टेम्परेचर हो रहा है कम. तो आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक मतलब v कांस्टेंट, मतलब अगर T कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा. तो y से z में जाते समय प्रेशर क्या होना चाहिए, कम. तो y से z में प्रेशर कहां कम हो रहा है, यहां पर हो रहा है. ये उत्तर सही हो गया, ये गलत हो गया. दैट्स इट. केवल एक ग्राफ को पकड़ा, चेक किया, आंसर आ गया, है ना. तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे इधर. द प्लॉट दैट डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द मीन फ्री टाइम टाउ फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्वालिटेटिवली. तो कौन सा आपको मतलब बताना है कि टाउ और टेम्परेचर में कौन सा जो रिलेशन है वो सही है. फिर से आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया. फिर से टाउ, ये अपन केटीजी में पढ़ते हैं भैया, मीन फ्री पाथ. तो आपने एक सुना होगा कि जो टाउ होता है वो क्या होता है, जो पाथ होता है मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय आरएमएस वेलोसिटी. टाउ बेसिकली क्या होता है, टाइम टेकन, ठीक है, एवरेज टाइम टेकन इन कंसेक्यूटिव कोलिजन्स. ठीक, तो अब देखो ये जो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है इसको लैम्डा लिखते हैं अपन. लैम्डा, लैम्डा जो होता है वो होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन. ठीक है, पाई डी स्क्वायर, डी यहां पर डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. करेक्ट. तो देखो ये तो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड किया नहीं. अब मैं अगर VRMS की बात करूं तो सबको बच्चे बच्चे को पता है कि इसका फॉर्मूला होता है √3RT/m होता है पूरा मॉलिक्यूलर मास. तो बेसिकली टाउ और टेम्परेचर में क्या रिलेशन आ गया, टाउ जो है वो आपका इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो टाउ और √T में तो क्या आता, हाइपरबोलिक ग्राफ आता. लेकिन टाउ और 1/√T में क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी है तो स्ट्रेट लाइन आएगा. तो इसका सी आंसर हो जाएगा. बात समझ में आई. आप ये समझें, देखो क्वेश्चन कितना छोटा और लॉजिकल और कितना खूबसूरत आता है, बिल्कुल टू द पॉइंट. फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से होता है. अब अगला क्वेश्चन देखें, ऐसा ही बहुत आसान है ये भी. 3 चार्ज पार्टिकल इस तरीके से आपको सेटअप दे रखा है. बेसिकली पूछा क्या गया, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ आप. दो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. अब देखें कैसे, पहले आप डायग्रामेटिकली आप डायग्राम में बना लेंगे कौन किधर लगा रहा है, फिर अपन देखेंगे कितना लगा रहा है. तो देखो 2Q किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा. अब कैसे, देखो यहां से दिख रहा है, देखो ये 30 तो ये कितना हो गया 60. ठीक है, ये पूरा 150 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आएगा आपका 60. तो ये जो है ये एंगल अगर 60 है तो ये इसके सामने वाला भी 60 होगा. तो ये देखो ये लाइन वैसे जॉइंट थी तो यहां से जो ये लगाएगा 2Q, तो 2Q अवे लगाएगा. C-2Q है तो वो भी अपनी तरफ लगाएगा. तो बेसिकली इस पॉइंट पर एक लग रहा है, इधर 2Q लगा रहा है, एक और माइनस का 2Q भी लगा रखा है अपनी तरफ. तो यहां से ये 30 डिग्री पर लग रहा है. उसके बाद वो माइनस का 4Q है वो उधर की तरफ लगाएगा. ठीक है, माइनस का 4Q उधर की तरफ लगाएगा. रेडियस दे रखी है आपको D. अब सुने, ये हो गया 4Q, तो इसने कितना लगाया, इसको सुने क्या आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है K4Q/d². अब साइन नहीं रखेंगे, आपने साइन दे चुका है, डायरेक्शन दे चुके हैं. इधर देखो एक 2Q का एक और 2Q का दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा
के 4q बाय डी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर कितना लगाएगा के 2q बाय डी स्क्वायर, और वो भी कितना लगाएगा उधर के 2q बाय डी स्क्वायर, दोनों का ऐड हो जाएगा। अब इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल वाला आंसर हो जाएगा। तो ये भी 30 डिग्री दे रखा है, तो यहां से ये कितना आएगा देखो 2 टाइम्स ऑफ, दो कंपोनेंट है इधर कितने के 4q बाय डी स्क्वायर इंटू √3/2। 2 ने 2 को मारा, के को जब खोलोगे तो 1/4πε0, 4 ने 4 को उड़ाया तो √3q डिवाइडेड बाय πε0 डी स्क्वायर। कहां पर है आंसर, ये रहा 4 इसका सही आंसर है। लॉजिक समझे है ना, बहुत आसान था, पहले अपने डायरेक्शन दे दी उसके बाद कंपोनेंट कर दिया, दैट्स इट। बहुत आसान आसान सवाल आते हैं है ना। इफेक्टिव कैपेसिटेंस दे रखा है 2 कैपेसिटर C1 और C2 का, कैसे है पैरेलल में, तो 10। दीज कैपेसिटर्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट, तो एनर्जी कितना है C2 में जो एनर्जी है वो 4 टाइम्स ऑफ C1 में है। चलो भैया ये तो देखो रीजनिंग का सवाल है, एक बार आपको एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनानी है, 2 अननोन है, आंसर आ जाएगा। कैसे, पैरेलल में जो अगर ऐड करेंगे तो C1 प्लस C2 इफेक्टिव होता है, ये कितना दे रखा है आपको 10। उसके बाद बोला अगर ये इंडिविजुअली 1 वोल्ट से जुड़े हुए होते, मतलब हाफ C2 इंटू 1 का स्क्वायर, एनर्जी जो है C2 की एनर्जी यही होगी ना इंडिविजुअली, ये 4 टाइम्स है हाफ ऑफ C1 इंटू 1 का स्क्वायर के, है कि नहीं यार। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहां से कितना आ गया देखो C2 इज इक्वल्स टू 4C1 आ गया, यहां पर डालो आप, तो C2 की जगह आपने डाला तो 5C1 किसके बराबर आ गया 10, तो C1 किसके बराबर आ गया 2। जो दिया है वही किया है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। कैपेसिटर का नॉलेज ही नहीं चाहिए, जो लिखा है उससे इक्वेशन बनानी है। C1 आ गया आपको 2, तो C1 अगर 2 आ गया तो C2 कितना जाएगा 8। क्या पूछा है कि कैपेसिटर अगर कनेक्ट कर दें किसमें, इफ दीज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में क्या हो जाएगा भैया 1/C1 प्लस 1/C2 होता है इज इक्वल टू 1/C इफेक्टिव, तो C1 C2 तो 16/C1 प्लस C2 1.6। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर। बढ़े आगे चलें, 12th क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप। प्रोटॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट गेट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना बाय एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक वेस्ट से ईस्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस तरफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये आपका एक बी। देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर है, मतलब सर्कुलर मोशन करेगा। मैग्नेटिज्म का सवाल, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, मैग्नेटिज्म क्या कहता है कि अगर V और B परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से तो वो सर्कुलर मोशन करता है। करवाएंगे अभी। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, सब कुछ दे रखा है, ओके। तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, तो कौन सा एक्सेलरेशन दे रखा है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है भैया बोलो, AC कितना दे रखा है आपको 10⁻12, यानी ये किसके बराबर होगा mv²/r। तो अगर मेरे को रेडियस मिल जाए, रेडियस, तो मैं r को किसके बराबर कर दूंगा mv/qb, खत्म हो जाएगा सवाल। प्रोटॉन का मास पता है, सब कुछ दे रखा है साहब। तो पहले मैं r निकाल रहा हूं, देखो तो 10⁻12 किसके बराबर हो गया यहां से 10⁻12। मास कौन है प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 अपॉन r। v² कैसे निकालूं, देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको, और आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है, तो आपको अगर इसका v² निकालना है, ठीक, तो ये क्या आएगा हाफ mv², ये आपको दे रखी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से ये कितना आ गया v निकल जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय m। ये कैपिटल M है मेगा वाला, ये इसका मास है, इसका रूट। अब इसका आपको स्क्वायर चाहिए mv²। यहां से हम, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, देखो
हाफ एम बी स्क्वायर जो है ना, आपको देखो हाफ एम बी स्क्वायर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो एम बी स्क्वायर का ही तो वैल्यू चाहिए हमको यहां पर। तो एम बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेडियस में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से देखें आप, यह आ गया 10⁻12 किसके बराबर आ जाएगा, एम बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर दे रखा है आपको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एम बी स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू मेगा मतलब 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाय आर। तो ये सॉल्व करो तो ये कितना आ गया, आर आ गया आपका 2 इंटू 1.6, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये 6 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−25, ये आपका रेडियस आ गया। अब रेडियस को अपन यहां पर रख के सॉल्व कर लेंगे तो बी आ जाएगा, सॉल्व करेंगे R इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी। आर कितना है बोलो, आर है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−25, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−25, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−25 एमवी। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा था 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एमवी, तो पी स्क्वायर बाई 2m क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो पी एमवी को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडरवुड ऑफ 2m के लिख सकता हूं। तो ये लिख दिया मैंने, अंडरवुड ऑफ 2, प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻−27, 2m के कितना है, ये रहा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। क्यू कितना है प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पर भी आपका क्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू बी, ये आपका बी सॉल्व हो जाएगा यहां से। तो बी आप उधर भेजें, तो बी कितना आया देखो, यहां से 1.6 और 1.6 रूट में बाहर आएगा तो 1.6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन तो ये कितना आएगा देखो 27 और माइनस का 19, तो 27 और 19 कितना हो गया 46, 46 माइनस का और उसमें 6 तो 40 आ गया 10⁻40, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻−20 और एक बच जाएगा ऊपर √2 डिवाइडेड बाय देखो क्या है नीचे 1 पॉइंट, ये देखो आपका एक तो 2 है इंटू 1.6 इंटू 10⁻−25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। सॉल्व कर लें आंसर आ जाएगा। ये देखो ये कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको √2/2, तो √2/2 का मतलब कितना आ गया, √2/2 क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1, हाँ लंबा है, कैलकुलेशन लंबा है, ठीक है। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, तो √2/2 आ रहा है बस बेसिकली, √2/2 मिली में आ रहा है, तो 1/√2, तो इसको सॉल्व कर लें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यह आएगा 0.7 है ना, 1/1.414, तो 0.7 के करीबन आएगा, ये आएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ द फॉर्मूला जो E आ रहा है, ये E इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन दिस, इन द फॉर्मूला परमिटिविटी दे रखी है आपको एक तो E0, ए एरिया है, तो आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। हमको ये पता है देखो E.dA जो होता है ना, जो ये आपका फ्लक्स होता है दैट इज व्हाट Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन्होंने क्या कर रखा है देखो, मॉड E और मॉड A ले लिया हुआ है, मतलब इन्होंने क्या मान लिया है E.A मतलब E इंटू A इंटू कॉस थीटा, इन्होंने Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप कॉस थीटा को कब हटा सकते हैं, जब आपका थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो cos 0 1 मतलब एरिया वेक्टर और E के बीच में क्या होगा, एरिया वेक्टर और E के बीच में जो एंगल है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
तो ऐसा कब होता है, देखो, फॉर एनी चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस ऐसा जरूरी नहीं है, ओनली व्हेन द गॉसियन सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब क्वेश्चन से हमें पता चला कि हमें क्या सोचना है। तो देखो याद करो, कंडक्टर्स क्या होते थे, इक्विपोटेंशियल होते थे ना, इक्विपोटेंशियल होते हैं कंडक्टर्स, तो उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है वो क्या आती है, परपेंडिकुलर आती है, पता है ना ये कंसेप्ट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया। तो ऐसा कब होगा, जब आपकी सरफेस कैसी होगी, एक तो इक्विपोटेंशियल होगी। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, अगला ऑप्शन क्या, ओनली व्हेन द गॉसियन सरफेस इज इक्विपोटेंशियल एंड सरफेस सब पे क्या होना चाहिए, ई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब अपन गॉस लॉ का जो आपको इंप्लीमेंटेशन सिखाया जाता है तब आपको बताया जाता है कि जो गॉस लॉ आप एप्लीकेबल करते हैं ना, तो जो आपका एलिमेंट है उस एलिमेंट से सारे जगह पर जो ई का जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ ई, वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक, क्या है मेरा कहने का मतलब, सुने, जैसे मान लो आप वायर से निकालते हो, जैसे मान लो पॉइंट चार्ज से निकालते हो, तो पॉइंट चार्ज में आप गॉसियन सरफेस आपने ऐसी मान ली सपोज, ठीक है। तो आपने देखा कि यार हर जगह पर यहां पर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, 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 तो पूरे गॉसियन सरफेस पर जो ई का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अदरवाइज आप ई इंटू ए अलग अलग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, इक्विपोटेंशियल भी हो और ई भी क्या हो, कांस्टेंट हो। समझ में आई क्या बात, आसान सा है। चलिए फिर से आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1000 गॉस इज पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द एरिया डिफाइंड बाय द क्लोज्ड लूप। इफ द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस लीनियर टू 500 गॉस इन नेक्स्ट 5 सेकंड, देन मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है भैया आपको, है ना, बताओ। अगर इसमें आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है तो कैसे बताएंगे आप। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, बात आई समझ में, डी फाई बाई डी टी। तो यहां से देखो आप, ईएमएफ जो आपका होगा वो क्या होगा, माइनस का डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। बी डॉट ए अगर आपका फ्लक्स है तो यहां पर आपका फ्लक्स बी डॉट ए आपको निकालना है। एरिया आपको पता है, तो टोटल एरिया कितना है, 16 इंटू 4, ठीक है। इसमें से माइनस कर दूंगा, 2 ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये यहां से कितना आ गया 64 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2 सेंटीमीटर। 2 ट्राइंगल्स है ना ऐसे, तो यहां से कितना आ गया, ये 8 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये आएगा आपका 56 आ गया। तो 56 इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, साथ में ये भी ध्यान रखें सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा चेंज हो रहा है बी किस, कहां से कहां तक हो रहा है, 1000 से 500 आ रहा है। गॉस, गॉस क्या होता है आपको पता है, यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक रिलेशन होता है आपका, वन जो गॉस है, वन गॉस वो होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर। तो टेस्ला हम सब ऐसे यूनिट में लिख देंगे ताकि आपका आंसर सही आए। देखें क्या आएगा, तो आपका एरिया तो फिक्स है 56 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। बी चेंज हो रहा है तो 1000 माइनस 500, ठीक है, अपॉन 5, ये आपका टाइम, चेंज इन बी अपॉन टाइम। साथ में मैंने 10⁻⁻⁴ से भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि गॉस को मैंने टेस्ला में बदल दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है देखो, तो ये आ रहा है भैया 10⁻⁻⁸, ये आ रहा है 500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 56, ठीक है। तो ये आएगा कितना 100, तो 56 इंटू 10⁻⁻�6। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या मैच कर रहा है, 56 आ गया देखो, ठीक है। आसान सवाल। डी फाई बाई डी टी का फ्लक्स क्या होता है, बी ए आपका फिक्स है, बी चेंज हो रहा था। एक गॉस जो होता है वो क्या होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। यूनिट का ध्यान रखना था। क्वेश्चन नंबर 15, critical angle of a medium for a specific wavelength if the medium has relative permittivity 3, relative permittivity 4/3, ठीक है। परमिटिविटी 3 है, परमेबिलिटी 4/3 है। फॉर दिस वेवलेंथ विल बी, अच्छा तो आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। एक आप बात बताएं भाई, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, sin θ c, है ना। तो ये होता है आपका म्यू छोटा
म्यू स्मॉल अपॉन म्यू लार्ज, स्मॉल अपॉन म्यू लार्ज, ठीक है। अच्छा देखें, तो बेसिकली आपका क्या है, अगर आप ये जैसे बाहर एयर है तो आपको मीडियम का एन पता चल जाए तो काम हो जाए। और मीडियम का एन क्या होता है बताओ, जो एन होता है वो आपका क्या होता है, एन क्या होता है आपका, देखो स्पीड क्या दे रखा है, क्रिटिकल एंगल, परमिटिविटी वगैरह दे रखी है, तो सी बाय म्यू, ये आपने सुना होगा 1 अपॉन म्यू नॉट ई नॉट, ये क्या होता है आपका सी होता है, ठीक है। तो अगर ये आपका सी है तो ये आपका क्या मिलता है, देखो 1 अपॉन म्यू आर इंटू ई आर, ये आपका क्या मिलता है, सी बाय म्यू मिलता है, ठीक है। ये सॉरी, ये जो आपका ये नहीं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू ई, ये क्या होता है, म्यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 अपॉन म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये की जगह लिख दूंगा ई आर इंटू ई नॉट, तो ये आपका मिल जाता है सी बाय म्यू, ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई करके रूट करेंगे तो म्यू कितना आ गया, यहां से 3 इंटू 4/3 का रूट, ये आपका आ जाएगा म्यू, तो ये आएगा 2 आया तो 1/2, 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। बेसिकली अगर आपको म्यू निकालना है तो म्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू ई आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट। वो देखो वहां से 1 अपॉन म्यू नॉट ई नॉट सी होता है, 1 अपॉन म्यू और ई, म्यू और ई मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम के परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, उसको अपन ने क्या लिख दिया, म्यू आर इंटू म्यू नॉट ई आर इंटू ई नॉट, तो वो आ गया सी बाई म्यू। तो बेसिकली म्यू किसके बराबर हो गया आपका, अंडर रूट ऑफ म्यू आर ई आर के, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, a magnifying power of a telescope with a tube length 60 is 5, what is the focal length of its eyepiece। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है भैया, m, FO अपॉन FE, सबको पता है FO अपॉन FE, फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेंथ रिलैक्स आई में जो लेंथ होती है वो कितनी आती है, FO प्लस FE, करेक्ट। तो ये आपको दे रखी है 5, तो आप किसी का भी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। FO की जगह लिख दिया मैंने 5FE, तो 5FE और FE कितना जाएगा 6FE, ये आपको दे रखा है 60, तो FE का वैल्यू कितना आ गया 10। क्या पूछा था आपको आईपीस का फोकल, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन फोटोन एनर्जी कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ मेटल, the ejected photoelectrons have maximum kinetic energy Ta and de Broglie wavelength lambda A, kinetic energy of photoelectrons liberated from another body B is इतना, ठीक है। de Broglie wavelength जो है वो इस तरीके से दे रखे हैं, तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल भी बताना है, करेक्ट। तो देखो पहले आपने 4 का आपने फोटोन डाला तो क्या होता है, देखो भैया इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, एक तो वर्क फंक्शन ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है TA पहले के केस में। दूसरे केस में क्या दे रखा है 4.5 का डाला तो 5 भी आपको निकालना है, प्लस साथ में क्या दे रखा है, देखो उसका जो एनर्जी दे रखा है वो कितना दे रखा है TA माइनस 1.5, ठीक है। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो देखो यहां से काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है और एक डी ब्रॉगली में आपको रिलेशन दे रखा है, देखो लैम्डा बी का मतलब H अपॉन MV, और MV की जगह लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ 2m/ke, अंडर रूट ऑफ 2m/ke, ठीक। ये जो है वो है ट्वाइस ऑफ H अपॉन 2m/ke, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से आपको क्या मिल गया, देखो सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन है ये आपका TB है, ये आपका TA है, तो क्या मिलेगा, इसको स्क्वायर कर दिया अगर मैंने दोनों तरफ, तो 1 अपॉन, मतलब बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन ये जो लेफ्ट हैंड साइड में TB, ये किसके बराबर है 4 अपॉन TA। तो आपका जो TA है ना, सॉरी TB है, TB वो क्या है, TB जो है आपका TA/4 है, TB जो आपका TA/4 है, दैट्स इट, TB इज इक्वल्स टू TA/4। तो यहां से देखो आप TB, तो यहां से आपको मिल जाएगा TB का वैल्यू मिल जाएगा, देखो एक इक्वेशन क्या देखिए, TB इज इक्वल्स टू TA माइनस 1.5, TB इज इक्वल्स टू
TA माइनस 1.5 और ये क्या दे रखा है TB इज इक्वल्स टू, अभी निकाला था आपने डी ब्रॉगली के रिलेशन से, TB इज इक्वल्स टू TA/4, TA/4। तो TA की जगह क्या लिख दिया आपने 4 ऑफ TB, ये आपका आ गया TA आ गया 4 ऑफ TB। तो ये कितना आएगा 4 ऑफ TB माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू TB। तो ये आपका आ गया 1.5 इज इक्वल्स टू 3 TB, है ना। तो TB कितना आ गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका अब आप फिर से आइंस्टीन इक्वेशन लगा दीजिए, तो 4.5 का फोटोन था, इसका वर्क डन ये मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी कितना आया 0.5, तो वर्क डन वर्क फंक्शन कितना आएगा 4। आसान था, लेमडा आपको रिलेशन दे रखा था, वहां से टी और टीबी में रिलेशन आ गया, एक इक्वेशन दे रखी थी दूसरी मिल गई, इस तरीके से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ विच डिपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल थीटा वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो मतलब y क्या है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल और थीटा क्या है स्कैटरिंग एंगल। तो ये आपको रदरफोर्ड का फॉर्मूला अगर याद हो ना, तो n स्कैटर्ड जो पार्टिकल है पर्टिकुलर एंगल थीटा पे वो क्या होते हैं, देखो n जो होते हैं तो स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल NINT k स्क्वायर z स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 4 r स्क्वायर के ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इस तरीके से साइन की पावर 4 सॉरी, देखो 2 to 4 2 to 4 ऐसे याद रख सकते हो, n इंटू स्मॉल n। यहां पर सारी टर्म्स अलग अलग है, जैसे कुछ क्या हो गया l क्या हो गया थिकनेस ले लेते हैं अपन, k आपका कांस्टेंट है, z उस टारगेट का जो है वो एटॉमिक नंबर है, e चार्ज है, R हो जाएगा आपका डिटेक्टर से डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है बेसिकली जो आपको इस फॉर्मूले में याद होना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, ये आपका कहानी है। तो जो ये रिलेशन है देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है थीटा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, जो आपको यहां पर y दे रखा है। तो अगर इनवर्सली रिलेशन है तो क्या आएगा भैया हाइपरबोलिक, तो हाइपरबोलिक ग्राफ जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 4th, ठीक है। तो रदरफोर्ड का आपको रदरफोर्ड का जो आपका है ना ये समझ में आना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट जो है जो ये फॉर्मूला ये किस तरीके से करते हैं। बाकी जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं मैंने देखा है अक्सर इसी कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं, एन थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 इसके प्रोपोर्शनलिटी में पूछा जाता है, ठीक। ये जो आपका आता ना ये, तो कि बोले अगर थीटा 30 डिग्री है तो कितने पार्टिकल वहां पर पहुंचेंगे, और थीटा अगर 60 डिग्री तो कितने पहुंचेंगे, ये भी आपको पूछा गया है पुराने पेपर्स में, ठीक। बुलियन रिलेशन दे रखा है, आउटपुट आपको बताना है ये किस तरीके से काम करता है। अच्छा बहुत आसान है, देखो अपन टेबल बना लेंगे ए बी और इसका आउटपुट और फिर इसका फाइनल आउटपुट, ठीक। अच्छा ये क्या है, देखो गौर से देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, नॉट है ना, नॉट गेट है ये नॉट गेट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ऐसा। तो देखो अगर ये 0 है, ये 0 है, ये 0 ये 0, तो ये कितना आता 0। एक अगर 0 होता, एक 1 होता तो ये कितना आ जाता 1, ये अगर 1 और ये 0 तो ये आता 1, और ये 1 और 1 तो ये कितना आता 1। तो ये आपको जब आउटपुट मिला इसके बाद उसके बाद नॉट क्या कर देता है, ए है तो ए बार निकालता है, ए है तो क्या निकालता है ए बार निकालता है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको 0 का 1, 1 का 0, 0 0, है कि नहीं। तो ये आपका देखो ये किस तरीके से काम किया, a प्लस बी तरीके से काम कर रहा है, देख लो आप। तो ये कैसा काम कर रहा है, और गेट, ये क्या है आपका नॉट गेट, और नॉट मिलके क्या बनाते हैं नॉर, और नॉट, ये आपको पता होना चाहिए, और प्लस नॉट मिलके क्या बनाते हैं नॉर। नॉर क्या कहता है a प्लस बी का बार, क्या बनाता है a प्लस बी का बार, और इसको अपन डिमॉर्गन से क्या लिख सकते हैं भैया ए बार डॉट बी बार। चाहे आप यहां से करें कि भैया ये और गेट ये नॉट गेट, ये दोनों मिलके नॉर गेट बनाता है, और नॉर का ये होता है, और इसको डिमॉर्गन से ऐसे लिख दिया, तो ये आंसर तो आपका 4 आ गया। वरना अगर आप इसको 0 1 तो पहले आपका आउटपुट आएगा इससे 0 1 1 1, उसके बाद ये आपका नॉट का इंटरनल स्ट्रक्चर है तो ये आपको उल्टा दे देता है।
तो फाइनली जब आपने देखा कि नेट आउटपुट कैसे आ रहा है, देखो इसका ये अल्टीमेटली अगर मैच करेंगे तो ए डॉट बी का बार। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20, द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 मीटर एंड कैरीज करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर फॉर अ सेल ऑफ ईएमएफ 5, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20, ओके, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 1000 सेंटीमीटर, तो द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज, ओके। तो अब आपको दे रखा है क्या, देखो आपको बोल रखा है कि 1000 पे क्या आया आपका नल पॉइंट आया, तो मतलब जो पूरा वायर है इसका जो 1200 का लेंथ है 1200 का, इसमें से जो आपका 1000 पे क्या आ रहा है नल पॉइंट आ रहा है, एक बैटरी है 5 की, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 20, तो ये 5 क्या होगा, ये 5 क्या होगा इसका पोटेंशियल, तो 5 किसके बराबर है, देखो 5 वोल्ट, कहां गया 5 वोल्ट, तो जो 5 वोल्ट होगा ये इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहां पर आने वाली करंट क्या दे रखी है आपको 60 मिली एम्पियर, 60 इंटू 10⁻³ आई इंटू, अब इसका जो आर है वो लिखना है, तो मैंने मान लिया पूरे रेजिस्टेंस, पूरे वायर का रेजिस्टेंस है आर, इसको मैंने डिवाइड कर लिया किससे 1200 से, पर यूनिट लेंथ का मिल गया मेरे को, इंटू कर दूंगा मैं किससे 1000 से, तो मेरे को मिल जाएगा इतने का रेजिस्टेंस। सॉल्व कर लूंगा, सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है देखो मेरे को 5 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 10⁻³ इंटू आर अपॉन, ये देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, उधर 12 उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 60, हो जाएगा ना भैया 60, ठीक, एक ऊपर क्या मिल जाएगा आपको 10, ठीक है, सॉल्व कर लें तो ये 60 से 60 गया, तो यहां से आर का वैल्यू कितना आ रहा है 100 आ रहा है, देखो सॉल्व करो आप, तो आर कितना आ गया 100, समझ में आया? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नेक्स्ट, अभी आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चन थे, ये भी बहुत आपको अलग से करने पड़ते हैं, ऑप्शन चेक का ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन ये कुछ आसान रहते हैं, अगर आप कंसेप्चुअल क्लियर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखें, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स का आपको वेलोसिटी दे रखा है, अनदर पार्टिकल मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, वाई का वेलोसिटी दे रखा है, स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वुड बी, अगर ये आपका रूट भी आ रहा है तो वी का वैल्यू आपको बताना था, तो पहले आप dx बाई dt कर दें, ठीक है, टाइम किस पे 1 पे देखना, dx बाई dt करोगे तो क्या मिलेगा आपको vx मिल जाएगा, तो vx कितना आ रहा है यहाँ से 8 माइनस 60, और t बराबर 1 पे देखोगे तो ये आ रहा है 2, इधर की तरफ जा रहा है 2 से, vy देखें आप दूसरे पार्टिकल की बात करें तो ये कितना आ रहा है माइनस का 24 टी स्क्वायर, टी बराबर 1 पे देखेंगे तो क्या आ रहा है माइनस का 24 आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको देखोगे तो क्या मिलेगा आपका 24 तो इधर है ही है, इसका 2 इधर की तरफ मिल जाएगा, नेट कितना आएगा 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 576 होता है ना, 576 आप कर लें, उसके बाद आपका 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो इसका रूट कितना आएगा 580, आसान क्वेश्चन था। 22 देखें आप, 22 में क्या दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस, इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी, इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन हुआ है, which has initial velocity of इतना, the collision after collision क्या हो रहा है, velocity दे रखा है A का this और B का आपको बताना है एनर्जी, तो एनर्जी आपको दे रखा है x/10, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बताओ पहले, इलास्टिक कोलिजन में आपका काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता, अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं है तो सुनो क्या होगा, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी देखो, हाफ इंटू 0.1 इंटू इसका वेलोसिटी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू दूसरे का मास कितना है सेम मास से, अच्छा ये भी है 0.1 इंटू इसका वेलोसिटी कितना था साहब 5, वाई में था हालांकि, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी आपका कंजर्व रहेगा इलास्टिक कोलिजन के टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। दूसरी बार जब आपको ए का लिखना है तो हाफ इंटू 0.1 इंटू उसका नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा देखो 4i और 4j है तो 4√2 का स्क्वायर, और फिर आपका मिल जाएगा दूसरा काइनेटिक एनर्जी किसका बी का, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये कितना आ रहा है देखो 0.9 बाय कितना आ रहा है 9 इंटू 0.1, 9/2 कितना हो जाएगा आपका 45 है ना, 9/2 कितना हो जाएगा
4.5, तो ये 0.45 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो गया आपका, 25/2 12.5, तो 1.25 हो जाएगा। ये बराबर होना चाहिए किसके, ये कितना आएगा 32/2 16 into 0.1 1.6 प्लस के ई। सॉल्व कर लें साहब, कितना आएगा देखो ये 1.25 प्लस 0.45, ये कितना आ रहा है 1.7 आ रहा है। 1.7 में से 1.6 गया तो 0.1 बच जाएगा, ये के ई आ रहा है बी का, तो इसको क्या लिख सकता हूं 1/10, तो आपका x कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया? चलो 23rd, a 1 meter long both side open organ pipe is kept in a gas that has double the density of air, assuming the speed of sound in air at STP is 300 meter per second. The frequency difference between the fundamental and second harmonic. Fundamental को first harmonic बोला जाता है और second harmonic, इन दोनों का आपको frequency का difference बताना है। अब देखो आपको density क्या दे रखा है, डबल डेंसिटी दे रखी है जो गैस का है वो, तो उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होगा ना वो 300 नहीं रहेगा, तो पहले आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल लें। तो स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे तो क्या होगा, आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन एयर, ये क्या हो जाएगा आपका रो ऑफ एयर अपॉन रो ऑफ गैस, है कि नहीं? तो ये आपका कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ गैस कितना जाएगा यहां से, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस कितना जाएगा, डेंसिटी ये रो है ये ट्वाइस है, तो ये आएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय √2 एंड दैट इज 150 इंटू √2। तो ये साउंड का स्पीड आ गया, समझ में आई? साउंड का स्पीड आया। उसके बाद आपको पूछा है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या सिस्टम होता है, ओपन ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगला क्या बनेगा, अगला इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पर, ये आपका एल है लेंथ, इसका मान लीजिए है एल है लेंथ 1 मीटर लॉन्ग है, तो ये कितना होता है λ/4 और ये भी कितना है λ/4, तो λ/2 किसके बराबर हो गया एल के, तो लैम्डा कितना आ गया पहला 2l। इसमें क्या हो जाएगा आपका λ/4 और ये λ/2, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया एल आ गया। तो लैम्डा हमें पता है, स्पीड ऑफ साउंड पता है, तो फ्रीक्वेंसी में कैसे देखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं मैं पहले, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक क्या हो जाएगा आपका v डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है पहले 2l, बाद में कितना हो जाएगा आपका v डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना था l। तो अगर इन दोनों को मैं डिफरेंस लूं v/l माइनस v/2l, यही आपसे पूछा गया है, तो ये कितना आएगा v/2l आएगा। v कितना निकाला था आपने 150 √2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ कितना है 1 मीटर, तो ये कितना आ गया 75 इंटू √2। तब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना आएगा 106 के अप्रोक्स आता है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो 106 पॉइंट समथिंग, तो आप इसको 106 लिख सकते हैं। 24th क्वेश्चन देखो, ये आपको क्या दे रखा है 15, 12, 4 और 10 इस तरीके के 4 रेजिस्टेंस हैं, साइक्लिक ऑर्डर में जमे हुए हैं। द रेजिस्टेंस दैट इज टू बी कनेक्टेड पैरेलल विद द 10 ओम टू बी द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। ओके, तो देखो आप साइकिल बनाओ, व्हीट स्टोन का कंडीशन सबको पता है, ये तो बहुत आसान सवाल दिखा। देखो ये आ गया आपका 15, ये कितना आ गया आपका 12 साइक्लिक ऑर्डर में है, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया आपका 10। तो इनका रेशियो कितना है, अगर इस तरीके से बैटरी जुड़ी हुई है तो 12/4 कितना आ रहा है 3, तो ये रेशियो भी कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि ये कितना है नेट कितना है x, हमने यहाँ पर एक पैरेलल में कोई एक जोड़ दिया r, तो इसका नेट कितना आ गया x, तो 15/x भी कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो x यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ का जो नेट है ना ये 5 आना चाहिए, तो 10 के साथ में क्या जोड़ू पैरेलल में कि 5 आ जाए, तो 10 के साथ अगर आप 10 ही जोड़ देंगे ना तो 10 और 10 का जो पैरेलल में आता है वो 5 आता है, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था कि साइक्लिक ऑर्डर में दे रखा है, आपको बताना है कि 10 के साथ क्या पैरेलल में जोड़े ताकि व्हीट स्टोन का बैलेंसिंग हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो आपका इसका है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर
In front of the curved surface of a plano-convex lens, the radius of curvature of the curved surface is 30. The refractive index is 1.5. Focal length आपको बतानी थी. देखो focal length ये आपका इस तरीके से दे रखा है. इसका radius of curvature 30 सेंटीमीटर दे रखा है आपको. ठीक है. इसका म्यू कितना दे रखा है 1.5. सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए. 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. जनरल फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? म्यू अपॉन म्यू सराउंडिंग. आसपास इसके अगर सराउंडिंग में कुछ नहीं दे रखा तो आप एयर मान लें. म्यू अपॉन म्यू सराउंडिंग होता है. तो यहां पर अगर एयर मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1/f जो आएगा वो कितना आएगा? ये आ गया आपका 1.5 माइनस 1 तो ये आएगा 1/2. ठीक है. उसके बाद 1/r1. तो अगर मान लो आप पहले इसका लिखते हैं इन्फिनिटी, आप ऑब्जेक्ट उधर से मानते हैं ऐसे, तो इन्फिनिटी लिखेंगे पहले 1/∞, और फिर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे वो नेगेटिव के साथ लिखेंगे माइनस का 30. तो ये कितना आ गया आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/60. तो f कितना आ गया आपका 60 आ गया. तो 60 इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट. तो इस तरीके से आप याद रखें म्यू अपॉन म्यू सराउंडिंग. तो दैट्स इट. बहुत आसान सवाल थे और हमने पूरा ब्रीफ में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया है. तो आप इसको दोबारा देखिए. इस तरीके से बहुत आसान कंसेप्ट के रहते हैं, लॉजिकल रहते हैं. जैसे ही आपको फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट पता है, तो बहुत आसानी से ऑप्शन चेक भी कर सकते हैं. मिलते हैं अगले पेपर के साथ. तब तक आप प्रैक्टिस करिए. बाय बाय.